सो गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम आगे देखने जा रहे हैं। कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी के एंड क्यू सी। तो इस तो देखिए, कल हमने देखा था डेल्टा जी के और क्यू सी के बीच का रिलेशन, जिसमें हमने पाया था डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस, हाँ हाँ एक मिनट, क्लियर। तो देखिए, कल हमने देखा था डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस एल एन के साथ में आर इंटू टी। ये हमने फॉर्मूला देखा हुआ था। यहाँ पे डेल्टा जी है गिब्स एनर्जी, यहाँ पे भी गिब्स फ्री एनर्जी, देन आर है हमारा गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, एल एन है नेचुरल लॉग और के जो है ये है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने देखा था जब डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, ये किस केस में होगा? इक्विलिब्रियम के केस में होगा। तब हमें क्या मिलेगा? ज़ीरो इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। हमने यही देखा था, क्योंकि यहाँ पे जो क्यू सी है वो इक्विलिब्रियम के केस में क्या हो जाती है? के सी हो जाती है। फिर इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एल एन के सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। इसके बाद अगर देखा जाए तो नेचुरल लॉग जो होता है उसे हम आगे शिफ्ट करेंगे इक्वल्स टू की दूसरी तरफ, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ई में, एक्सपोनेंट में, और इसके पावर में हो जाएगा डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन है, जिससे हम देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी नॉट आर और टी में क्या रिलेशन है। यहाँ से पता चल रहा है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो 1/T की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और माइनस लगा है तो उसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू हमें इंक्रीज मिलेगी। तो यहाँ पे जो Kc की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी गेट दैट कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो इंक्रीजिंग। इट इम्प्लीफाइज दैट कि यहाँ पे जितना भी चेंज होगा कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो Kc भी होता है वह कैसे इंक्रीज करता है। तो अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट होता है और किन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। तो ये सभी लिख लें। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हमने देखा कि टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैसा रिलेशन है, जिससे पता चला कि हमें यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी गेट दैट कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी जो है हमारा वह इंक्रीज हो रहा है। तो आगे देखते हैं। तो देखिए, जनरली कोई रिएक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी, ये कन्वर्ट हो जा रहा है C प्लस डी में। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा A प्लस बी जो रिएक्शन है
वो फर्दर हमें प्रोडक्ट क्या दे रहा है, C+D। तो यहाँ पे जब रिएक्टेंट हम बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल A हमने पहले स्टार्टिंग में ले लिया 1 मोलर, B हमने ले लिया 1 मोलर, तो जो C की वैल्यू है और D की वैल्यू है ये भी हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 मोलर मिलेगी। बट अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, जैसे कि 2 कर देते हैं, तो C की भी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, और D की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारा जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो किस पे डिपेंड करता है, ए बी के कॉन्सेंट्रेशन पे। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। जैसा कि किसी भी चीज़ की, मान लीजिए आप कोई एक रिएक्शन कर रहे हैं, आप वहाँ उसका जो टेम्परेचर है उसको आप इंक्रीज़ कर दीजिए, तब क्या होगा, हमारा जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ जाता है। तो सिमिलरली हम देख सकते हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम का स्टेट अगर पहुंचता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन है वो है A+B, ये कन्वर्ट हो रहा है C+D में, देन आफ्टर अ वाइल इट केम्स टू अ स्टेट वेयर इट बिकम्स इन इक्विलिब्रियम। तो A+B यहाँ पे C+D बन चुका है, एंड C+D भी साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, A+B में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा इक्विलिब्रियम का स्टेट पहुँच गया। इस कंडीशन में अगर मान लीजिए हम A की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो रिएक्शन है वो क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट होना चाहेगा। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि रिएक्टेंट अगर बढ़ा दे रहे हैं हम, तो हमें प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिलने लगेगा, या फिर कहा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, और एक हो रहा है बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है, A+B इज कन्वर्टिंग इनटू C+D में, एंड बैकवर्ड में C+D इज कन्वर्टिंग इनटू A+B, ये हो रहा है। अगर मान लीजिए हम A को इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा जो रिएक्शन है वो फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट फिर ज़्यादा मिलेगा। एंड अगर मान लीजिए हम C की अमाउंट इंक्रीज कर दिए या उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिए, तब हमारा जो रिएक्शन है किस डायरेक्शन में हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो कि है A+B की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम किसी एक एंटिटी को ऑल्टर करते हैं, मतलब कि रिएक्टेंट के एंड्स में किया जाए या फिर प्रोडक्ट के एंड्स में किया जाए, तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करती है जहाँ से वो इक्वल हो जाए। मतलब कि यहाँ की अमाउंट अगर हमने बढ़ाई, तो हमारा जो रिएक्शन है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गई, ताकि दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाए, या तो कहा जाए कि दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन हो, दोनों का रेट क्या हो जाए, सेम हो जाए। सेम वैसे ही जब बैकवर्ड हमने प्रोडक्ट का बनाया कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन थी उसे बढ़ा दिए, तो जो बैकवर्ड का रेट है बैकवर्ड रिएक्शन की, उसकी रेट यहाँ पे बढ़ गई, ताकि जो इक्विलिब्रियम है वो वापस से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो सके। तो इस तरह हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन फैक्टर्स पे हमारा रिएक्शन या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट होता है। तो सबसे पहला इसमें आप लिख लीजिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहला है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे रहे हैं रिएक्टेंट की, जैसा कि इसमें हो रहा था, क्लियर? नो सर।
चेक करें। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ हमने देखा कि किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो जब हम आगे बढ़ते हैं हमें ये पता चला कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और इन्हीं को एक्सप्लेन किया है ली चैटलियर ने। तो इन प्रिंसिपल को बोला गया है ली चैटलियर प्रिंसिपल, LECHATELIER प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से कौन कौन से फैक्टर हमारे इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा दिया जाए किसी भी एक एंटिटी का, चाहे वो प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो, तो हमारा इक्विलिब्रियम दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहता है। जैसे कि ए हमने इंक्रीज़ किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए सी बढ़ाया जाता है या फिर डी बढ़ाया जाता है, तब ये मूव करेगा हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में। सेकेंड है टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, टेम्परेचर। सभी को ये समझ में आ गया होगा, इसका एक ग्राफ भी आप लोग प्लॉट कर लीजिए लास्ट में। फॉर एग्जांपल ये हमारा रिएक्शन दिया हुआ है H2 plus I2, इट इज़ फॉर्मिंग 2HI। हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिया था H2 एंड लिया था I2। इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी एंड आफ्टर टाइम ये इक्विलिब्रियम में पहुँच जाएगी। सेम वैसे ही HI जो है उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में पहुँच जाएगी। देन अगर मान लीजिए हम किसी एक टाइम t पे यहाँ पे H2 की वैल्यू बढ़ा देते हैं, H2 की वैल्यू सडनली हम मान लीजिए इंक्रीज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ तक बढ़ गई, तो अब फिर से क्या होगी, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वह नीचे आएगी। जो हमारा I2 था और ज़्यादा कंजम्पशन हो जाएगा इसका, तो ये भी थोड़ी नीचे आ जाएगी, और जो हमारा HI था उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि पहले हमारा ग्राफ कैसा जा रहा था और बाद में कैसा जा रहा है। पहले वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका था, पर हम यहाँ पे क्या किए, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देने पर क्या हुआ, वह फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए वो रैपिडली रिएक्शन करेगा I2 के साथ, और यहाँ रिएक्शन होने के बाद आफ्टर वाइल, ये देखिए इस टाइम पीरियड के बाद क्या हो रहा है, ये फिर से इक्विलिब्रियम अटेन कर ले रहा है। तो यहाँ पे ये इफेक्ट हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में। सेकंड हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। सेकंड टॉपिक जो है वो है हमारा टेम्परेचर। तो हम देख सकते हैं जैसा कि A+B और C+D, ये हमारा एक रिएक्शन दिया हुआ है। अब रिएक्शन हमने पढ़ा है दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक एंड सेकंड होता है एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, जो हीट को इवॉल्व कर ले, मतलब कि A+B
ये प्रोडक्ट बनाया C+D और साथ में कुछ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर लिया जिसे हम लिख रहे हैं -E। यहाँ पे E का मतलब है इंथैल्पी या तो फिर हीट एनर्जी बोला जा सकता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे हीट क्या हो, इवॉल्व हो। फॉर एग्जांपल आप पानी में जब कैल्शियम कार्बोनेट को डालते हैं, फॉर एग्जांपल चूना डालते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हीट इवॉल्व हो जाता है। और अगर पानी में आप मान लीजिए ग्लूकोज मिलाते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ग्लास है हम कैसा अज्यूम कर सकते हैं कि वह ठंडा हो गया है, मतलब कि जो सॉल्यूशन है उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में यही होता है, हम रिएक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ की और वहाँ पे हीट क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। अगर हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है कोई रिएक्शन तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक। और किसी रिएक्शन में हीट अगर इवॉल्व हो जा रहा है, जैसे कि C+D और साथ में हमें कुछ एनर्जी मिल रही है, जैसा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट में हो रहा था, या तो हम कह सकते हैं कि चूना, जब चूना को हम पानी में डालते हैं तो हमें दिखता है कि जो वेसल जिस कंटेनर में रखा हुआ है, वेसल या फिर जिस कंटेनर में वह सॉल्यूशन रखा हुआ है वह पूरा गर्म हो जाता है। इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है वहाँ से हीट निकल रही होगी, या तो इसे ऐसा कहा जा सकता है कि हीट वहाँ से इवॉल्व हो रही है। तो ये दो टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करना चाहता है, तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा जो रिएक्शन है वह फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर एक्सोथर्मिक पे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब वह क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, ताकि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वापस से वो अटेन कर सके। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला केस है एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमारा जो रिएक्शन है, हाँ अच्छा, वहाँ पे सिर्फ इवॉल्व है, A+B कन्वर्ट हो रहा है C+D+E में। ये जो पार्ट है यहाँ पे सिर्फ इवॉल्व हो रहा है, हमें ये लिखना है। देन हम आगे देख सकते हैं, जो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या हो जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जा रहा है। क्लियर है ये। फिर इसके बाद हम देखते हैं सेकंड केस में, अगर हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन मूव कर जाएगा हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से ली शैडलियर ने टेम्परेचर की डिपेंडेंसी बताया कि हमारा जो रिएक्शन होता है या फिर कहा जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वह किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। इससे एक एग्जांपल देख लेंगे, आप लोग पहले ये लिख लें। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के अकॉर्डिंग N2 + 3H2
ये बनाता है 2NH3। ये गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है। यहाँ पे जब बॉन्ड बनते हैं और ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तब हमें यहाँ पे मिलती है एनर्जी। इसका मतलब है कि सबसे पहला हमने फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो हमने देखा कि ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमें ये कैसे फाइंड आउट किया, हमें पता चला कि यहाँ पे जो रिएक्शन है हो रहा है उसके साथ में एनर्जी निकल रही है, मीन्स इवॉल्व हो रही है। तो हमें पता चल गया कि ये जो रिएक्शन है ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करते हैं तब एक्सोथर्मी के केस में क्या होता है, हमारा जो रिएक्टेंट है वह प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होके वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। मतलब कि यहाँ पे उसको नीड है कम टेम्परेचर की, बट हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं, तो हमारा जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। और टेम्परेचर अगर मान लीजिए हम डिक्रीज कर देते हैं तब ये शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी यील्ड ज़्यादा होने लगेगी और वो फिर से इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश कर लेगा, जिसमें हमारा प्रोडक्ट का यील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऑल्टर करके अपने अकॉर्डिंगली हमें जो चाहिए उसकी यील्ड ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे जहाँ हमें प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दे रहे हैं, और प्रोडक्ट अगर हमें कम चाहिए रहेगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे। और ये जो केस है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक के लिए है। अगर ये एंडोथर्मिक होता तो इसका अपोजिट हो जाता, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लें। चलिए आगे देखते हैं। ये था हमारा टेम्परेचर का पार्ट। अब इसके बाद देखते हैं कि प्रेशर के ऑल्टर करने से क्या होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। प्रेशर के चेंज करने पर क्या होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं CO प्लस H2, ये कन्वर्ट हो जाता है CH4 प्लस H2O पे। ये यहाँ पे गैसियस होता है। ये चारों के चारों गैसियस फॉर्म में है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तब फॉर्म करेगा ये CH4 प्लस H2O। एंड देन जब ये फॉर्म हो जाएगा तो इसके बाद फिर से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और हमारे पास वापस से CO प्लस H2 का फॉर्मेशन होता हुआ हमको दिखेगा। फिर कुछ समय के बाद क्या होगा कि दोनों का जो रेट है वो हमें सेम दिखेगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे इसे बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे टोटल 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 हो गया। हमारा अब जो इक्वेशन है ये बैलेंस है, सारे के सारे गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन के 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल, CH4 के 1 एंड H2O के 1। तो ओवरऑल जो मोल है यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 मोल्स और यहाँ पे मिल जाएगा 2 मोल्स। तो हमको ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ओवरऑल जो प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर किसका बन रहा है, CO प्लस 3H2 का, और यहाँ पे CH4 प्लस H2O का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम दिख रहा है।
तो अगर हम इसे प्रेशराइज करें, मतलब कि जिस भी कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है, अगर हम बाहर से इस पर प्रेशर अप्लाई करें तब क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सारे कम होने की कोशिश करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH4+H2O में। तो यहाँ पे रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तब क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए प्रेशर हम डिक्रीज करते हैं तब यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से चेंज हम लोग देख सकते हैं। ली शैटलियर ने यही बताया था कि प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तब क्या होगा, जहाँ पे कम नंबर्स ऑफ मोल्स हैं वहाँ पे हमारा पूरा का पूरा रिएक्शन शिफ्ट होने की कोशिश करेगा ताकि फिर से इक्विलिब्रियम अटेन कर सके। और अगर मान लीजिए इसका प्रेशर हम कम करते हैं इस वेसल का जहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, तब जाके ये जो रिएक्शन है पूरा का पूरा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा ताकि ये फिर से इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके। तो ये टॉपिक आप लिख लीजिए, देन हम आगे देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इनर्ट गैस को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा वेसल है, क्लोज वेसल, जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। ये हमारा कंपाउंड A+B है और ये जो प्रोडक्ट है C+D है, यहाँ पे हो रहा है। फिर हम किसी इनलेट के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनर्ट गैस को इंसर्ट कर दे रहे हैं। तब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसी रिएक्शन को ले लिया जाए, H2+N2, ये हमारा बनाता है 2NH3। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, आर्गन को पुटअप कर दिया, मतलब इंसर्ट कर दिया, तब क्या होगा कि ओवरऑल जो वॉल्यूम है हमारा रिएक्शन जिस कंटेनर में हो रहा है वो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है। जो पार्शियल प्रेशर है हमारे रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल क्या होता है, इनर्ट गैस के एडिशन पे कोई भी चेंज हमें नहीं दिखता। हम यहाँ पे डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी रिएक्शन में अगर हम जब तक सेम एंटिटीज़ नहीं मिलाएं, जो कि है N2H2 या तो फिर अमोनिया, इन तीनों में से कोई भी सेम एंटिटी नहीं मिलती है, उसके अलावा हम किसी दूसरे गैस को डालते हैं जो कि इनर्ट है, रिएक्टिव नहीं है, तब वहाँ पे जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि इनर्ट गैस का हमारे पूरे रिएक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अगला सब हेडिंग डाल लीजिए, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट।
देखिए कैटलिस्ट क्या होता है, हमारे पास जैसे कि ये रिएक्शन हो रहा है N2+3H2 क्या बनता है, अमोनिया बनता है, हमने जान लिया अच्छे से। अब इसमें दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड सेकेंड वन होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं उन्हें हम पॉइजन भी बोलते हैं। तो देखिए पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, या फिर सबसे पहले जान लिया जाए कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट को हिंदी में हम कहते हैं उत्प्रेरक। तो कैटलिस्ट वह सब्सटेंस होते हैं जो हमारे रिएक्शन में आ तो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आयरन या मोलिब्डेनम हमने डाल दिया, तो इसे डालने की वजह से क्या हुई, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वह चेंज हो गई, मतलब कि बढ़ गई। मतलब जिस रेट से हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा था अब उससे ज़्यादा जल्दी मिलेगा, मीन्स उसकी रेट जो है बढ़ गई है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में उसकी जो रेट है या तो उसको बढ़ा दे या तो फिर उसको कम कर दे। मतलब किसी भी तरीके से अगर किसी भी रिएक्शन के रेट को बदला जा रहा है किसी भी दूसरे सब्सटेंस के हेल्प से जो कि रिएक्शन का पार्ट नहीं है, तब उसे कहा जाता है कैटलिस्ट। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, दूसरे होते हैं नेगेटिव। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट को आगे बढ़ा दे या तो फिर इंक्रीज कर दे। और सेकेंड टाइप ऑफ कैटलिस्ट होते हैं जो रेट को डिक्रीज कर दें। तो ये दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं। इनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी यील्ड को ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है और हमारे हिसाब से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैटलिस्ट किस तरह से काम करता है। फिर से एक बार देख लेते हैं कैटलिस्ट क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे होंगे बट उसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, ऑल्टर कर देंगे, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर वो बढ़ा देते हैं तो उन्हें कहा जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। इस केस में जो हमें हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो हमें ज़्यादा मिलता है। और सेकंड होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट जो कि पॉइजन की तरह काम करते हैं और हमारे रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिससे हमारा जितना भी प्रोडक्ट है वो कम हो जाता है और रिएक्टेंट हमें ज़्यादा मिलता है। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप लिख लें। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट्स, कि एसिड किन्हें कहा जाता है और बेस किन्हें कहा जाता है। तो देखिए एसिड और बेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जनरली हम जानते होंगे कि एसिड क्या होते हैं, जैसे कि HCl हो गया, हमारे लैब में होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है, ये सारे के सारे एसिड हैं। इसी तरह से कुछ बेस भी होते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर और भी कुछ इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें एसिड या बेस कहा जाता है। पर इन्हें स्टार्टिंग में किसी जैसे देख लेते हैं, सबसे पहले आए अरहेनियस कॉन्सेप्ट।
तो सबसे पहले एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं अरीनेस कॉन्सेप्ट के बारे में। इन्होंने बताया कि जैसे कोई एक सब्सटेंस है, अगर उसे हम क्या कर रहे हैं, पानी में ऐड कर दे रहे हैं, तो अगर वहाँ पे H3O का फॉर्मेशन होता है, H3O को बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, अगर वहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में कोई भी एक नेगेटिव एटम हमें मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी हमें हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, हम उसे उस सब्सटेंस को बोल देंगे कि वह है एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे HCl को देख सकते हैं हम, HCl को जब पानी में डाला जाता है तब हमें मिलेगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास जो सब्सटेंस था या कहा जाए सॉल्यूशन था, वह क्या है, एसिड है। और सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह का कोई भी सब्सटेंस है जिसे पानी में डालने के बाद क्या हो रहा है, हमारे पास जो फॉर्मेशन हो रही है हाइड्रोक्सिल आयन की, OH माइनस को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल आयन, H3O प्लस जो आयन होता है उसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन, OH माइनस को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल आयन। तो इस तरह से देख सकते हैं, उन्होंने ये बताया कि जो एसिड होते हैं वह पानी में जाने के बाद H3O प्लस का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन। फिर जो बेस होते हैं वो सारे पानी में जाने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो उन्होंने इस तरह से ये कॉन्सेप्ट दिया कि H प्लस का फॉर्मेशन, या तो कहा जाए हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन, हमें ये बताता है कि सब्सटेंस जो है वो एसिड है। हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन हमें ये बताता है कि जो सब्सटेंस है वह बेस है। तो ये 2 पॉइंट्स में आप लोग लिख लें। एसिड जो होते हैं वो रिलीज करेंगे H3O प्लस आयन, जिसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन, और जो बेस होते हैं वो रिलीज करेंगे OH माइनस, जिसे कहा जाता है हाइड्रोक्सिल आयन। चलिए, अरीनियस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, देखिए ये है हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट, BRONSTED, ब्रोंस्टेड, LOWRY, लॉरी कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट्स। इसमें कहा गया है कि जैसे मान लीजिए आप कोई एक सब्सटेंस लिए, देन यहाँ पे एक सेकंड सब्सटेंस है, इसे हम कह लेते हैं 1, इसे कह लेते हैं 2। जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, H प्लस आयन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसे कहा गया है यहाँ पे बेस, और जो H प्लस आयन को रिलीज कर देता है उसे कहा गया है एसिड। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं NH3 प्लस H2O, यहाँ पे हमारे पास मिलता है NH4 प्लस प्लस OH माइनस। हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि NH3 क्या कर रहा है, H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक बेस हो गया। और H2O जो कि पानी है वो क्या कर रहा है, यहाँ से H प्लस को रिलीज कर देगा, तो उसे कहा जाएगा यहाँ पे एसिड। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो एसिड होते हैं
वो होते हैं प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन को डोनेट करने वाले, और जो बेस होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले। तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया। जैसे यहाँ पे देखिए ये H+ को एक्सेप्ट कर रहे थे तो इसे हम बोल दिए बेस, ये H+ को डोनेट कर रहे थे तो इसे हमने बोल दिए एसिड। सिमिलरली यहाँ पे देखिए NH3 था, NH3 यहाँ पे बेस की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे उसने क्या किया है, H+ को एक्सेप्ट किया है, और H2O किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पे, एसिड की तरह, क्योंकि यहाँ पे वो H+ को डोनेट कर रहा है। तो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर बेसिकली एंड बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। तो इसे आप शॉर्ट में लिख लें। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर द सब्सटेंस हु डोनेट प्रोटॉन and base are the substance who accept protons. चलिए आगे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी में ऐड है, उसे हम देखते हैं। जो हमारा बेस होता है, बेस अब हाइड्रोजन प्लस को आयन को, मतलब कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है उसे एक्सेप्ट कर चुका है, तो अब ये किसकी तरह काम कर सकता है, एसिड की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ से अब हाइड्रोजन निकल सकता है। तो इसे कहा जाता है कॉन्जुगेट एसिड, और OH- को कहा जाएगा यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस। बिकॉज अब ये क्या कर सकता है, H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, हम इसका नेम क्या रख रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। मतलब कि जब रिएक्शन हो जा रहा है तो बेस क्या कर रहा है, H+ को ले चुका है, तो अब वो उसके पास H+ जो है वो सरप्लस में है, मीन्स अब वो डोनेट कर सकता है, तो उस एसिड को कहा जाता है कॉन्जुगेट एसिड, और यहाँ पे जो बेस बना है उसे कहा जाता है कॉन्जुगेट बेस। तो इस तरह से हमने देखा ये दो कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, इसे नोट कर ले पहले। चलिए आगे देखते हैं। देखिए थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसे कहा जाता है लेविस कॉन्सेप्ट, LEWIS, लेविस कॉन्सेप्ट। इनके अकॉर्डिंगली हम जानेंगे सबसे पहले कि लोन पेयर क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें पता है कितनी होती है, यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद ये बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो अगर मान लीजिए आउटर मोस्ट में हमारे पास ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल वह कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। ये यहाँ पे इसने बॉन्ड बनाया और यहाँ पे इसने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, सारे बॉन्ड फुलफिल हो गए। अब जो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हैं इन्हें कहा जाता है लोन पेयर। इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है लोन पेयर। फिर इसके बाद देखते हैं कि मान लीजिए लेविस कॉन्सेप्ट हमें ये बताते हैं कि जैसे यहाँ पे NH3 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी टोटल कितनी होती है, 3, बट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसकी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 5 है। फिर यहाँ पे इसने एक बॉन्ड बनाया H के साथ, यहाँ पे एक H के साथ और यहाँ पे एक H के साथ, देन इसके पास क्या बच गया, एक लोन पेयर बच गया। सेम वैसे ही अगर मान लीजिए बोरोन ट्राईफ्लोराइड हम लेते हैं
तो बोरोन की भी वैलेंसी 3 होती है, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा और इसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है जिससे वो अपना ऑक्टेट को फुलफिल कर सके। तब ये क्या करता है, नाइट्रोजन से एक्सेप्ट कर लेता है और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लोन पेयर को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वहाँ पे बनेगा NH3 प्लस और साथ में BF3 माइनस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लोन पेयर का ट्रांसफ़र हुआ है NH3 और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के बीच में, एक्सक्यूज मी, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया बोरॉन को। तो नाइट्रोजन जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यह काम कर रहा है एक बेस की तरह, और यहाँ पे जो बोरॉन है ये काम कर रहा है एक एसिड की तरह। तो यहाँ से ये कंक्लूज़न निकलता है कि जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं। और जो एसिड होते हैं वो अपने लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लोन पेयर को डोनेट वाले को हम कहते हैं बेस, और लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले एंटिटी को हम कहते हैं एसिड। तो इस तरह से इन्होंने बताया, ये था लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि सबसे पहले लोन पेयर क्या होता है, जो लोन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं वो होते हैं बेस, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं वो होते हैं एसिड। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसके आगे जो पीएच स्केल है वो क्या होते हैं, फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या फिर जो वीक एसिड होते हैं और वीक बेस होते हैं उनका Ka का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।